नमस्कार साथियों। फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति, ये किसी भी देश के विदेश नीति निर्धारण में कई पहलुओं का हाथ होता है। कई पहलू इसमें अपना प्रभाव डालते रहती है और उसके द्वारा ये विदेश नीति दूसरे के देशों के साथ निर्धारित होती रहती है। तो ये विदेश नीति जैसे अपने देश भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसके बारे में सबसे पहले ये देखा जाए तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी मिलता है। जो कूटनीति शब्द का प्रयोग है हुआ है, ये कूटनीति विदेश नीति ही है। तो कूटनीति को वैसे नेगेटिव तौर पे कई बार आदमी देख लेता है, हम सब देख लेते हैं कि कूटनीति कई बार ऐसे समाज में या कहीं बात करते हैं तो बात करते वक्त कह देते हैं कि ये कूटनीति कर रहा है। तो ये कूटनीति नेगेटिव तौर पे अक्सर इसको देखा जाता है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव तौर पे नहीं होता है। जैसे कि अगर विदेश नीति देखा जाए तो कई बार कोई युद्ध से जीतता है और कई बार कोई बिना युद्ध किए ही जीत हो जाता है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका को ये देखा जाए तो वो हार्ड पावर है। हार्ड पावर का मतलब है कि कई बार जैसे वियतनाम में युद्ध किया, क्या कहते हैं अफगानिस्तान में, इराक में, इन सारे जगहों पे वो युद्ध के द्वारा अपना निदान निकालने का प्रयास किया। अपना जो उसको बेनिफिट, देश के हित में जो कार्य था उसको युद्ध के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ये हार्ड पावर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो नीति अपनाया उसके लिए ये विदेश नीति हार्ड पावर के रूप में समझा जाता है। हम सब भी समझते हैं और उसके लिए ये हार्ड पावर का प्रयोग करता है। लेकिन वहीं सॉफ्ट पावर के रूप में ये देखा जाए तो भारत है। ये भारत कई तरह से, जैसे कि अब इसमें पहला रूप में देख लिया जाए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कि कुछ दिन पहले यानी 45 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई थी और इसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुकी थी। तो शीत युद्ध में लगभग दो ग्रुप में पूरे विश्व बटा हुआ था। तो उसमें इंडिया, भारत गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला किया। ये जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है तो ये भारत के विदेश नीति में भी शामिल है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, नॉन अलाइनमेंट। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। यानी न ही रसिया तरफ दो ग्रुप में बटा हुआ था। एक तरफ यूएस था जिसके ग्रुप में यूके, फ्रांस, नाटो कंट्री पूरा लगभग उसमें था। इसके बाद जो यूएसएसआर है, रसिया, तो रसिया इधर सोवियत संघ उस समय कहा जाता। तो इसके अंतर्गत जितना साम्यवादी कंट्री हुआ करता था उस समय, जो बाद में बहुत सारा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो अलग हुआ उससे, तो ये सब जो देश है उस समय यूएसएसआर के अंतर्गत आता था। तो ये सब देश जो दूसरा उसमें ग्रुप था उसके अंतर्गत था। इस तरह करके दो ग्रुप बटा हुआ था। तो भारत ये फैसला किया कि हम दोनों में कोई किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे और ये अपने हित के हिसाब से, मान लीजिए कि कभी रसिया से इसको जरूरत पड़ा परमाणु के लिए, परमाणु शस्त्र में ऐसा माना जाता है, हालांकि इसको ऑफिशियल कहीं नहीं है कि रसिया इसका सहयोग किया है, लेकिन माना जाता है कि रसिया के सहयोग से ये परमाणु बम बनाया। तो इसमें अपना रसिया से भी मदद ले लिया। यही है नॉन अलाइ। अगर किसी भी ग्रुप में नहीं है तो अपने हित के हिसाब से दोनों से फायदा लेता रहा। इसी कारण से अमेरिका से शुरुआती दौर से ही इसका रिश्ता लगभग खराब ही रहा। 1971 में भी यदि देखा जाए, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो उस समय भी ये देखा जाए तो बांग्लादेश से जब भारत का सैनिक बांग्लादेश में जाकर जब बांग्लादेश को आज़ादी करने के लिए युद्ध हुआ और उसमें सहयोग दिया, 16 दिसंबर 71 को लगभग फाइनल लगभग हो गया था। 3 दिसंबर से शुरू हुआ था। तो अब उसमें देखा जाए तो अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका वहाँ से अपना जंगी जहाज भेज चुका था इंडिया के खिलाफ, इतना तक वो खिलाफ था। लेकिन वही रसिया फिर इंडिया को मदद करने के लिए आया। तो उसमें कई बार ऐसा देखा जा रहा था, ऐसा माना भी जा रहा था कि इंडिया एक ग्रुप में शामिल हो गया है, लेकिन फिर भी उस समय एक ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था। तो एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया हुआ था जिसके द्वारा कि ये था कि यदि रसिया पे कोई आक्रमण होता है तो इंडिया मदद करेगा और इंडिया पे अगर कुछ होता है तो रसिया मदद करेगा। तो इस हिसाब से
था, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत था आज भी वो इंडिया मानता है और आगे भी मानता रहेगा। तो ये एक भारत के देखा जाए तो भारत के विदेश नीति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। इसके बाद ये देखा जाए तो विश्व में विश्व शांति के लिए ये प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो वर्ल्ड पीस के लिए हमेशा ये प्रयास करेगा। ये देखा जाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 51 है। तो 51 में जो इंटरनेशनल पीस का चर्चा है उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमेशा प्रयास करेगा। किसी भी देश के प्रति न्यायपूर्ण मदद करेगा, न्यायपूर्ण सहयोग करने का प्रयास करेगा, नीति बनाने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आती है ये हम लोग को संविधान में भी है और ये विदेश नीति में भी शामिल है कि विदेश नीति जब भी बनाएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि किसी भी गुटनिरपेक्षता का ध्यान रखेगा और वर्ल्ड पीस यानी विश्व में शांति हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहेगा। उसका जो नीति बनेगी भविष्य में भी वो वर्ल्ड पीस को कभी भी डिस्ट्रॉय यानी वर्ल्ड पीस में किसी प्रकार गलत तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो ये एक तरह से दूसरा समझिए कि नीति है, पहला गुटनिरपेक्षता, दूसरा प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। ये तीसरा देखा जाए तो तीसरा में है एंटी कॉलोनियलिज्म यानी गैर उपनिवेशवाद। ये एंटी कॉलोनियलिज्म ये एक ऐसा चीज़ है क्योंकि ये मॉडर्न जो क्रांति हुई, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इसी के खिलाफ उठा था वो आवाज़ कि ये उपनिवेशवाद खराब चीज़ है, साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं ये खराब चीज़ है, किसी देश पे कॉलोनी बनाकर और उसको शोषण करना। तो इसके ही खिलाफ सारा जो नेता लोग थे आवाज़ उठा रहे थे। तो ये इसी कारण से ये जो गैर उपनिवेशवाद का सिद्धांत है या इसका जो विचारधारा है तो ये मॉडर्न का ही एक तरह समझिए कि जड़ से निकला हुआ पनपा हुआ ये विचार है, इसीलिए हमारे विदेश नीति में भी है। इसका मतलब ये है कि जब भी साउथ अफ्रीका में या इधर इंडोनेशिया पूर्वोत्तर में जो कंट्रीज हैं इसमें भी कई बार जब युद्ध हुआ तो उसमें जो उपनिवेशवाद का यदि भावना देखा जाता था तो उसमें इंडिया खुलकर बोलता था कि उपनिवेशवाद सही नहीं है। साउथ अफ्रीका वगैरह में जो कंट्री थी तो उसको आज़ादी करने में हमेशा इंडिया उसके पक्ष में रहा, उसके पक्ष में बोला भी। तो क्योंकि हमेशा ये गैर उपनिवेशवाद का समर्थन करता है, एंटी कॉलोनियलिज्म का विचार को प्रमोट करता है कि उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए, सारे कंट्री अपने अपने हिसाब से प्रगति करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तीसरा यदि देखा जाए एंटी रेशियलिज्म यानी गैर नस्लवाद। ये नस्लवाद का भी जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें भी यदि देखा जाए तो अमेरिका में ये देखा जाए तो वहाँ भी अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था गोरा और का ब्लैक, गोरा काला में लड़ाई। तो यूरोप में भी कई जगह इंडिया इसमें खुलकर बोला था तो कई बार इंडिया का वहाँ आलोचना भी हुई थी, इंडिया बीच में दखलंदाजी कर रहा है। लेकिन दखलंदाजी का इसमें क्या बात है, इंडिया का ऐसा फॉरेन पॉलिसी है कि जैसे उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, जो विश्व शांति को लाने में ये बीच में विघ्न डालता है, ये बीच में रोड़ा है समझिए कि, उसी तरह ये नस्लवाद का जो भावना है, रेशियलिज्म, रेस के आधार पे किसी को जज करना, डिस्क्रिमिनेट करना, उसके साथ भेदभाव करना, तो यह इसको भी इंडिया हमेशा मानता है कि ये खराब चीज़ है। तो हमेशा ये इसका विदेश नीति जब भी बनता है तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई किसी को ब्लैक और गोरे के आधार पे, या साउथ अफ्रीका में भी जो लड़ाई में हुई थी तो उसमें भी यही ब्लैक और वाइट का इशू था। तो उसके आधार पर भी इंडिया हमेशा ही अपने विदेश नीति में एक पक्ष को रखा कि एंटी रेशियलिज्म के प्रति हमेशा ये बात को रखेगा, इसके प्रति इस विचार को हमेशा प्रमोट करेगा। एक और सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत। ये पंचशील का सिद्धांत जो है चाइना का साथ हुआ था। चाइना जब तिब्बत का आक्रमण कर लिया था 1950 अक्टूबर 1950 से शुरू किया था युद्ध और लगभग मई 1951 के लगभग में तिब्बत को पूर्णतः एनेक्सेशन कर लिया था चाइना। तो उसके 1.5-2 साल के बाद लगभग
1954 में वहाँ के थे चाउ एन लाई, जो नेशन चीफ थे, राष्ट्र प्रमुख, वो आए थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ में बैठक हुआ और उस बैठक में ये समझौता हुआ। उसी समझौता को उसमें 5 सिद्धांत को रखा गया और इसी कारण से वो 5 सिद्धांत को पंचशील का सिद्धांत कहा गया। वो 5 सिद्धांत है, जैसे कि उसमें पहला है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इसका मतलब सिंपल में ये है कि एक दूसरे के प्रति संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, इसका हमेशा ख्याल रखेगा कि भाई जब भी नीति बनाएगा, इंडिया हो या चाइना, तो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसा नहीं बनाएगा नीति जिसके द्वारा कि इसके टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है दोनों का, उस पर कभी आँच आए। तो इसका ये कभी प्रयास दोनों देश नहीं करेंगे। तो पंचशील का पहला सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत है कि कभी भी ये एग्रेशन का रूप नहीं करेगा दोनों तरफ, यानी अनाक्रमण का सिद्धांत का पालन करेगा, यानी एक दूसरे के प्रति कभी भी आक्रमण का भाव नहीं रखेगा। इसके बाद तीसरा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि शांति के साथ सह अस्तित्व, शांति के साथ दोनों रहेगा और एक दूसरे को हमेशा शांति के लिए प्रमोट करेगा। एक दूसरे के प्रति एक ऐसा नीति नहीं बनाएगा जिसके द्वारा कि पीस, दोनों के बीच में जो हार्मोनस रिलेशन है, जो शांति प्रिय रिलेशन है, इसमें कोई आँच आवे, तो ऐसा प्रयास नहीं करेगा। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि हमेशा एक बराबरी का रिश्ता रखेगा और बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब कि एक दूसरे के लाभ के लिए हमेशा नीति बनाएगा। जबकि देखा जाए तो पंचशील सिद्धांत में एक कितना अच्छा सिद्धांत इसको बनाएंगे, लाभ के लिए और एक दूसरे को समान देखने के लिए। लेकिन 62 के युद्ध में सब खत्म कर दिया। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। अब देखिए कितना अच्छा इसमें है कि इंटरनल अफेयर्स में कभी भी दोनों का जो इंटरनल अगर अफेयर्स होगा, उसमें मामला जो इंटरनल मामला, आंतरिक मामला होगा, उसमें कभी भी ये अफेयर नहीं करेगा, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 62 का युद्ध हुआ तो उसमें चाइना पूर्णतः इंडिया को पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। इंडिया के लिए एक तरह समझिए कि ये ब्लैक डे है युद्ध के, क्योंकि चाइना बुरी तरह से प्रभावित किया था इसको, आज भी उस चीज़ को। हाँ, उसके बाद हालांकि देखा जाए तो सिक्किम के पास में 67 के युद्ध में फिर इंडिया का सैनिक उसको बढ़िया से युद्ध, एक छोटा सा युद्ध हुआ था। हालांकि इसको ये हिस्टोरिक बुक में उतना नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे ये मारा था इंडिया का सैनिक, उसको पछाड़ दिया था चाइना के सैनिक को। खैर, भारत के यदि विदेश नीति में देखा जाए तो एफ्रो एशियन झुकाव, एफ्रो एशियन बायस, इसका भी एक सिद्धांत का पालन करता है भारत। भारत का कहना है कि हम जब भी अपना नीति बनाएंगे तो ठीक है, वर्ल्ड के पूरे देश हमारे लिए बराबर है, लेकिन उसके साथ साथ यदि एफ्रो एशियन कोई कंट्री है, यानी अफ्रीका और एशियन यानी इसके आसपास का जो कंट्री है, उसको ये ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे कि मान लीजिए कि भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो इन सब के प्रति उसमें एक ये भी सिद्धांत रखा था कि भाई जब भी हमको मदद करने का बारी आएगा तो हम सबसे पहले श्रीलंका या नेपाल जो पड़ोसी राज्य हैं, तो इसको सबसे पहले हम मदद करेंगे। तो ये भारत के लिए था कि एफ्रो एशियन के झुकाव हम रखेंगे। हालांकि मेरा रिश्ता सबसे बराबर रहेगा, पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री से बराबर रहेगा, लेकिन एफ्रो एशियन, क्योंकि ये अक्सर जो अफ्रीकन जो कंट्री भी है, वहाँ भी उपनिवेशवाद से ग्रसित सब था, जो नए नए आज़ाद हुआ था, और वो नए नए आज़ाद होकर अपनी आज़ादी घोषणा की थी। इसके बाद इसी कारण से उसी परिस्थिति से भारत भी था, तो भारत उसका एक गुटनिरपेक्षता में भी ये देखा जाए तो उसमें अग्रणी देश बनकर उभरा था। तो हमेशा ये प्रयास करता था कि भाई हम इसको एक गाइडेंस बनकर, गाइड बनकर इसको मदद करेंगे और उसके प्रति झुकाव रखेंगे। राष्ट्र मंडल से भी संबंध, यानी कि लिंक विथ कॉमनवेल्थ। ये देखा जाए तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल एक ऐसा ग्रुप है जो यूके के अंतर्गत आता है, तो उसमें यूके को माना जाता है। अब देखिए कि इसमें रिमार्केबल बात ये है कि 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 49 में फिर इंडिया
ये एक्सेप्ट किया कि भाई राष्ट्रमंडल का हम सदस्य रहेंगे। तो राष्ट्रमंडल में प्रमुख जो उसमें ताज के रूप में होता है, उसमें महारानी, यूके की महारानी को माना जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, अब कई लोग कहते हैं कि भाई यूके की यदि महारानी को ताज के रूप में यदि उसमें सर्वोपरि माना जाता है, तो इस तरह तो इंडिया के एक तरह से वो प्रमुख हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो राष्ट्रमंडल का है ये स्वतंत्र राष्ट्र के लिए है, स्वतंत्र राष्ट्र के संघ के रूप में है, और उसे किसी भी प्रकार का भारत के फॉरेन पॉलिसी पे किसी भी प्रकार का उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रमंडल से अपना लिंक बनाकर राष्ट्रमंडल में सदस्य बनकर भारत रहा है। यहाँ तक कि 1983 में दिल्ली में एक बार मेजबानी भी कर चुका राष्ट्रमंडल का। उसमें दिल्ली में बैठक हुआ था 83 में, तो उसमें भारत ही मेजबानी भी किया था, तो अच्छा उससे संबंध है। इसके बाद है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हमेशा संयुक्त राष्ट्र से ये सपोर्ट और सहयोग की भावना हमेशा रखा है, और जब भी यूएनओ को जरूरत पड़ा है तो लाखों सैनिक को, 1 लाख लाखों के सैनिक में अभी तक कई बार मदद कर चुका है। जहाँ भी जरूरत पड़ता है, अफ्रीका में या और भी वर्ल्ड के कहीं भी कंट्री में यदि पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यदि ज़रूरत पड़ता है, तो इंडिया अपना उसमें बहुत बड़ा सहयोग के रूप में, मिलिट्री फोर्स के रूप में सहयोग प्रदान करता है। और पीस कीपिंग फोर्स के रूप में जहाँ जहाँ परेशानी होता है, तो वहाँ पर जाकर पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा मदद किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो यूएन जब भी उपनिवेशवाद के प्रति या साम्राज्यवाद के प्रति जब भी आवाज़ उठाता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें इंडिया बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेता है। और यहाँ तक कि अब तो यूएन में अस्थायी सदस्य के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसमें देखिए कि जो परमानेंट सदस्य हैं यूके, यूएस और चाइना, हालांकि उसमें सारा देश लगभग तैयार हो जाता है, लेकिन चाइना उसमें वीटो लगा देता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो यूएस भी कोई अपना पावर क्यों घटाना चाहेगा, वही बात है। तो यूएस और चाइना तो ओपन रूप से ये वीटो लगा देता है, लेकिन वो सब ओपन रूप में नहीं रहता है। लेकिन अंदर से सब कोई चाहता नहीं है कि इसको अस्थायी सदस्यता मिले, प्रेशर नहीं बनने देता है। तो अस्थायी सदस्य का हालांकि मांग चल रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। इसके बाद है डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण। तो ये जो डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट है, निशस्त्रीकरण का, तो इसमें सीटीबीटी पर भी का गठन हुआ था 1996 में, जो साइन नहीं किया इंडिया। और इसके बाद निशस्त्रीकरण का जो संधि था उस पर भी साइन नहीं किया। तो उसमें कई बार ये कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण का ये सिद्धांत का पालन करता है, जबकि उस पर साइन नहीं करता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ इंडिया इसलिए साइन नहीं करता क्योंकि उसमें साइन करने का मतलब ये हो गया कि उसमें 5 कंट्री, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना और रसिया, यही 5 कंट्री के पास परमाणु शक्ति होगा, और इसके बाद और किसी के पास नहीं होगा। तो इस तरह तो इंडिया अपना ही हाथ काट लेता है। जब भी यूएन में अभी भी बात उठता है, तो इंडिया हमेशा यही इसका कहना रहता है कि भाई यदि परमाणु शक्ति होना चाहिए तो सबके पास होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो किसी के पास नहीं होना चाहिए। अस्थायी सदस्यता पर भी यही बात होता है। कई बार अस्थायी सदस्यता में भी ये भी हुआ कि इंडिया को शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो वीटो पावर ना दिया जाए। इसका यही का नाम है कि भाई अगर वीटो पावर हो तो सबको हो, अगर हमको नहीं मिल रहा है तो किसी को नहीं मिले वीटो पावर। उसी तरह परमाणु शक्ति में भी ये इसका का नाम रहता है कि भाई परमाणु शक्ति यदि हो तो निशस्त्रीकरण करना है तो सबके लिए सबका परमाणु जो पावर है ख़त्म किया जाए। अगर होगा तो फिर खतरा है। खतरा तो हमेशा मानता है कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए। हालांकि ये भी परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय करके ये भी परमाणु संपन्न इंडिया बना, लेकिन वही बात है, निशस्त्रीकरण का अभी भी पक्षधर है और हमेशा यूएन के द्वारा हमेशा आवाज़ उठाते रहता है कि भाई निशस्त्रीकरण होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी आज हम सब जानने का प्रयास किए कुछ भारत की विदेश नीति के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।